जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, हो गया कंफर्म, जनवरी 2026 से बढ़ने वाला DADR 2% की बढ़ोतरी पक्की। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने एक जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि एक्सपेक्टेड जनवरी 2026 से आपका कितना परसेंट DADR होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने बताया है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जी हां दोस्तों, जो आगे आने वाले महीनों में AI सेपेन के आंकड़े आएंगे, 2 महीने के आंकड़े आपको मिलेंगे, नवंबर के और दिसंबर के। उस आंकड़े के अनुसार आपका जनवरी 2026 से कितना परसेंट DADR होगा, इन्होंने सटीक सही जानकारी दी है। तो इनके आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का लेटर जारी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर जारी हुआ है। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है आपकी पेंशन स्लिप से। जी हां दोस्तों, कई बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो CPPC हो, ट्रेजरी हो, DPD हो, वो कई बार महीने की पेंशन स्लिप जारी नहीं करती। तो दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के लिए एक लेटर जारी करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो ये आपसे भी संबंधित है अगर आप पेंशनर हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा, लेटर समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी AFT दिल्ली से एक पेंशनर है जिनका रैंक है चीफ पेटी ऑफिसर, नेवी के हैं। इन पेंशनर की रिकवरी रोक दी और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पैसा इनसे ले लिया गया था वो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वापस लौटाएगी इन पेंशनर को, और वो भी पूरे ब्याज के साथ। जी हां दोस्तों, एक जजमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपकी रिकवरी होती है तो आप फिर कोर्ट केस कर सकते हैं और उसके बेस पर आप अपनी रिकवरी रुकवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये जजमेंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा रिकवरी से संबंधित। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, फिटमेंट फैक्टर 2.86 या फिर 2.87 हमें क्यों चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए। अगर हम 2010 की बात करें और 2025 की बात करें तो महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है। जी हां दोस्तों, अब बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इसलिए डिमांड है कि 2.86 या फिर 2.87 हमें फिटमेंट फैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए, किस वजह से डिमांड करी जा रही है, यह मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ आंकड़े दिखाकर। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कुछ नए पेंशनर्स हैं और पुराने पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। और कितनों ने किया है? 65%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है 65%, तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए। यानी जिन्होंने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं, फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, एडवांस जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्टाफ न्यूज की खबर। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया है कि एक्सपेक्टेड आपका जनवरी 2026 से कितना परसेंट DADR होगा। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनवरी 2026 से आपका DADR
60% होगा। इस बार 2% की बढ़ोतरी होगी, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए स्टाफ न्यूज ने क्या बताया, जरा ये भी समझ लेते हैं। अभी अक्टूबर का आंकड़ा आया 147.7। नवंबर का आंकड़ा अगर सेम रहता है एआई सिपेन का, और दिसंबर का आंकड़ा भी सेम रहता है, यानी जितना अक्टूबर में आया था अगर उतना ही नवंबर दिसंबर में आता है, तो दोस्तों आपका डीएडीआर होगा 60%। 60% होगा जनवरी 2026 से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर नवंबर के आंकड़े में 1% की बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ आंकड़ा बढ़ जाता है, और दिसंबर के आंकड़े में 1% की वृद्धि और हो जाती है, जैसे अक्टूबर में 147.7 है, अगर नवंबर में 148.7 हो जाता है, दिसंबर में 149.7 हो जाता है, तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर 60% होगा जनवरी 2026 से। फिर दोस्तों एक और सिनेरियो में आपको समझाता हूं। अगर नवंबर 2025 का एआई सिपेन का आंकड़ा यानी कम हो जाता है, जी हां दोस्तों, जितना अक्टूबर में आया था अगर उससे कम हो जाता है नवंबर में, और दिसंबर में भी कम चला जाता है, यानी 1 पॉइंट कम हो जाता है, तब आपका कितना परसेंट होगा डीएडीआर जनवरी 2026 से? 60%। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं तीनों सिनेरियो में जो आपका डीएडीआर बन रहा है जनवरी 2026 से, वो बन रहा है 60%। पहले सिनेरियो में, दूसरे सिनेरियो में भी 60%, और तीसरे सिनेरियो में भी 60%। यानी अगर चारों तरफ से देखें आंकड़ों के हिसाब से, कम करें, ज्यादा करें, 1% और बढ़ा लें, सेम रखें, या फिर 1 पॉइंट कम कर लें, घुमा फिरा के आपका डीएडीआर 60 ही बन रहा है, 60%। यानी अभी 58% मिल रहा है आपको 2% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सिर्फ, यानी 60% आपको मिलेगा जनवरी 2026 से। और इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। तो दोस्तों जनवरी 2026 से होने वाला आपका डीएडीआर 60% होगा, यानी मात्र 2% की बढ़ोतरी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक लेटर में आपको समझाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का, और ये लेटर है 25 नवंबर 2025 का। ऑफिस मेमोरेंडम है, एक तरीके का ऑर्डर है। इसका सब्जेक्ट है प्रोवाइडिंग पेंशन पेमेंट स्लिप टू ऑल सेंट्रल सिविल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऑन मंथली बेसिस। जी हाँ दोस्तों, यानी जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं सेंट्रल के, उनको मंथली पेंशन स्लिप प्रोवाइड कराना, हर एक महीने की जो वो पेंशन लेते हैं उसकी पेंशन स्लिप देना। अब दोस्तों काफी ऐसी शिकायतें भारत सरकार के पास आई हैं कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को महीने की पेंशन स्लिप नहीं दे रही। तो दोस्तों इसके संबंध में ये लेटर जारी करा गया और इसकी कॉपी दी गई है सारे हेड ऑफ द सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, जो सीपीपीसी हैं, बैंक हैं, उनको ये कॉपी दी गई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड बैंक, जो बैंक है, सीपीपीसी हैं, उनको दी गई है, ताकि पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हर एक महीने की पेंशन स्लिप पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को दे सके, ताकि पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन स्लिप में अपनी पेंशन की जांच कर सके। अब जैसा आपको पता है, स्पर्श तो हर एक महीने की पेंशन स्लिप आपको देता है। जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, स्पर्श तो देता है पेंशन स्लिप हर एक महीने की। लेकिन कई बार जो बैंक है, सीपीपीसी है, वो कई बार पेंशन स्लिप नहीं देते पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। तो दोस्तों ये सुनिश्चित करा जाए कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को हर एक महीने की पेंशन स्लिप दे, पेंशन स्लिप उनकी जारी करे, ताकि उसमें अपनी पेंशन की डिटेल, कम्यूटेशन की डिटेल, एफएम में या कुछ भी हो गया, वो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मालूम पड़ सके अपनी पेंशन स्लिप देखकर। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लेटर है जो लिखा गया है सारे सीपीपीसी बैंक को। तो दोस्तों एक लेटर मैंने आपको यह समझाया।
बाकी अगर आपको पेंशन स्लिप नहीं मिलती किसी भी महीने की, तो आप फिर शिकायत भी डाल सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सीपीपीसी हो या फिर ट्रेजरी हो। आप सुनिश्चित करें कि आपको पेंशन स्लिप हर एक महीने की मिल पाए, चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हो, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हो या फिर ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हो। आप पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, आपके पास पेंशन स्लिप होना बहुत जरूरी है हर एक महीने की। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके पास पेंशन स्लिप अवेलेबल हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक आदेश, एक जजमेंट है एएफटी दिल्ली का। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है सीपीओ, चीफ पेटी ऑफिसर नेवी के। दोस्तों इनकी रिकवरी हो रही थी, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी इनकी अनचाही रिकवरी कर रही थी। तो दोस्तों इसके लिए इन्होंने कोर्ट केस किया, एएफटी दिल्ली ये चले गए। तो दोस्तों कोर्ट का आदेश आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, और आदेश क्या है, जितनी इनकी रिकवरी हुई वो रिकवरी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी इनको वापस लौटाएगी। और कितने परसेंट ब्याज के साथ? पूरे 12% इंटरेस्ट रेट के साथ। जी हां दोस्तों, अगर आपकी भी कोई रिकवरी हो रही है, अगर आप खाली एप्लीकेशन देते हो और अपनी रिकवरी रुकवाने की रिक्वेस्ट डालते हो, तब आपकी रिकवरी नहीं रुकेगी। तो दोस्तों आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कई पेंशनर्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी रिकवरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं। जी हां दोस्तों, जजमेंट है, लेकिन तब भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपकी रिकवरी करती है। हम भी अपने पेंशनर्स की रिकवरी करते हैं। जी हां दोस्तों, अपनी बात बता रहा हूं मैं अपने डिपार्टमेंट की। हम भी अपने पेंशनर्स की रिकवरी करते हैं। अगर हमने गलती से पेंशनर के खाते में ज्यादा पेंशन दे दी है या फिर अगर गलती से ज्यादा एरियर चला गया, तो हम भी फिर रिकवरी करते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको अपनी रिकवरी रुकवानी है इंडिविजुअल की, तो आपको फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऐसे ही कोर्ट का ऑर्डर आपको लाना पड़ेगा, तब हम आपकी रिकवरी रोक देंगे, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीसीडीए स्पर्श हो। इंडिविजुअली कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा रिकवरी रुकवाने के लिए। अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि हम किसी दूसरे का ऑर्डर दिखा देंगे तो आपकी रिकवरी रुक जाएगी, नहीं। अगर आपको अपनी रिकवरी रुकवानी है तो आपका ही जजमेंट चाहिए होगा, तब आपकी रिकवरी रुकेगी। और अगर कोर्ट ने लिख दिया है कि जो पैसा अधिक आपसे काट लिया गया है, अगर वो आपको वापस लौटाना है, तो ये बात जजमेंट में लिखी होनी चाहिए, तभी दोस्तों वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर 12% इंटरेस्ट रेट है, 11% है, तो वो भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन वो भी जजमेंट के आधार पे। अपनी मर्जी से कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपकी रिकवरी बंद नहीं करेगी और ना ही कोई इंटरेस्ट रेट देगी। ये बात 100% सटीक मैं आपको बता रहा हूं पेंशन डिपार्टमेंट की। पेंशन डिपार्टमेंट क्या करता है मैंने आपको बता दिया। रिकवरी आपकी होगी, बिल्कुल होगी रिकवरी, लेकिन अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा अपने फेवर में, तब आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। और जो एक्सेस पैसा आपसे ले लिया गया है वो भी आपको वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और वो भी दोस्तों 12% या फिर 8% ब्याज के साथ, जैसा कोर्ट लिखे। कोर्ट का आदेश हम भी मानते हैं। कोर्ट का आदेश अगर आप मेरे पास लाएंगे तो मैं मानूंगा, आपकी रिकवरी बंद कर दूंगा और उस पर इंटरेस्ट भी दे दूंगा रिफंड अमाउंट पे। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप खाली एप्लीकेशन लिखेंगे तब कुछ नहीं होगा रिकवरी बंद करने की, आपको इंडिविजुअली कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर थे जिन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट ने यह लिख दिया कि जो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है वो इनकी रिकवरी बंद कर दे और जो ज्यादा पैसा ले लिया गया है पेंशनर से वो इनको वापस लौटा दिया जाए, वो भी इंटरेस्ट रेट के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है आज की सच्चाई। जी हां दोस्तों, आज की सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। हम फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं 2.86 या फिर 2.87 या फिर 2.57। क्यों कर रहे हैं हम डिमांड? संगठन इतने ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड क्यों कर रहा है? क्योंकि बाहर बहुत महंगाई है। ये 2025 चल रहा है, अगले साल 2026 आ जाएगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है।
जी हाँ दोस्तों, तो उसके हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पे देखिए, आज की सच्चाई ये है, सब्जी, गैस, किराया, स्कूल फीस, हर चीज के दाम दो गुने हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी आप ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, गैस, किराया हो गया, स्कूल फीस हो गई बच्चों की, सब चीज महंगी है। सब चीज, चाहे आइटम्स हो गए या फिर बच्चों की स्कूल फीस हो गई, कॉलेज फीस हो गई, मेडिकल कोई फीस हो गई मेडिकल की, हर एक चीज के दाम दो गुने, पर सैलरी उतनी है। जी हाँ दोस्तों, दाम गवर्नमेंट बढ़ा देती है, दाम कब बढ़ा दे कुछ पता नहीं, लेकिन सैलरी तो हमारी स्टेबल है। हमारी सैलरी पेंशन कहां इंक्रीज हुई? जब छोटा मोटा रिवीजन आ गया तो उसमें 800 रुपए बढ़ गए, 1200 रुपए बढ़ गए, 1600 रुपए बढ़ गए, चलो 2000 रुपए बढ़ गए, लेकिन क्या जो पैसा बढ़ा उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या उस पैसे से हम महंगाई को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सारे चीजों के दाम दो गुने, सारे चीजों के, पर सैलरी और पेंशन उतनी की उतनी है, वो नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ भी रही है तो 5 साल में एक बार, और किसी की तो वो भी नहीं, माइनस में चली जा रही है। सरकार ने 8 सीपीसी बना दिया, सरकार ने कह दिया कि हम 8 सीपीसी देंगे, 18 महीने की डेडलाइन भी दे दी पे कमीशन को कि 18 महीने में पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं 2.87 की, 2.57 की। शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम 2.86 से 2.57 से कम नहीं लेंगे, हमें इतना चाहिए। बिल्कुल वाजिब डिमांड है, महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2010 की मैं बात करूंगा और 2025 की मैं बात करूंगा। इतने सालों का डिफरेंस, कहां से कहां आ गए हम, चीजों के दाम कहां आ गए। पिछले 10 से 15 सालों में तो आदमी चेंज हो जाता है बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, ये तो फिर भी प्राइस और दाम है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2010 में 1 लीटर पेट्रोल कितने का था? 2010 में 51 रुपए का, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, एक अप्रॉक्स बता रहा हूं। 2010 में 1 लीटर पेट्रोल 51 रुपए का, 2025 में यह पहुंच गया 95 से 110 रुपए। उत्तराखंड में, देहरादून में 99, 98, 95 से 110 रुपए के बीच में 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर दूध की बात करूं, 2010 में 24 रुपए से 28 रुपए के बीच में, 2025 में 56 रुपए से 65 रुपए के बीच में 1 लीटर मिल्क दूध। फिर मूवी टिकट, आप मूवी वगैरह देखने जाते होंगे, सिनेमा देखने जाते होंगे, 2010 में अगर आप गए हो तो आपने कभी 120 से 150 रुपए दिए होंगे मूवी का टिकट, पिक्चर का टिकट। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 250 से 400 रुपए। अगर आप मल्टीप्लेक्स चले जाएं तो वहां तो फिर किराया कुछ और ही है, छोटे मोटे सिनेमा हॉल हैं उसमें जाते हैं तो कम ही है वहां पे। तो 250 से 400 रुपए हमने मान लिया 2025 में। अगर हम मंथली रेंट की बात करें, किराए की बात करें, 2010 में 8,000 से 12,000 के बीच में, 2025 में 18,000 से 30,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, सामने हमारे घर के आसपास भी रेंट में दे रखा है, तो उनसे भी 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 2 रूम हो गए, लैट्रिन वगैरह, बाथरूम वगैरह सब हो गए, यानी बढ़ गया किराया 2025 में। आईफोन की अगर बात करूं, आप भी शायद आईफोन यूज करते होंगे, आईफोन की बात करूं तो उसके प्राइस भी हाई हैं। 2010 में बात करूं तो 30,000 से 35,000 के बीच में, थोड़ा सा इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 2025 में 80,000 से 1 लाख के बीच में। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट फोन आया आईफोन 16 प्रो मैक्स, शायद यही है, उसकी भी कीमत 1 लाख से ऊपर की है, 1,25,000, 1,30,000, 40,000, इसी के बीच में। इंटरनेट का देख लीजिए खर्चा, इंटरनेट का खर्चा 2010 में 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में, पहले की बात बता रहा हूं 2010 में। 2025 में 300 रुपए से 600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो घर का खर्चा आता है इंटरनेट का 1,060 रुपए आता है, 1,060 रुपए 2025 की बात बता रहा हूं। वाईफाई का 1,060 रुपए मंथली। तो इंटरनेट का खर्चा भी बहुत है 2025 में। अगर मैं स्कूल फीस की बात करूं प्राइवेट, 2010 में 15,000 से 30,000 पर ईयर,
2025 में 70,000 से 1,50,000 स्कूल फी। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, चाहे स्कूल प्राइवेट हो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हो, उसकी फीस उठा के देख लीजिए। बहुत ही जबरदस्त फीस, स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी। 2025 में अगर मैं एयर फेयर की बात करूं, यानी किराया, अगर आप प्लेन में जाते हैं कहीं सफर करने, डोमेस्टिक की बात करूं या फिर वन वे की बात करूं एक तरफ का, 2010 में 2500 रुपए से 4,000 के बीच में, और 2025 में 5,000 से 9,000 के बीच में। ये मैं वन वे का बता रहा हूं, वन वे का। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है अभी 2025 में, पहले के मुकाबले सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। और भारत सरकार आपका डीएडीआर कितना बढ़ा रही है? 2%, 3%। क्या हो रहा है 2% से 3% से? भाई हमारी पेंशन सैलरी तो वही के वही है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, 800 रुपए की कर दी, लेकिन आप महंगाई तो ज्यादा बढ़ा रहे हो ना, तो उसके हिसाब से तो हमें आमदनी नहीं हो रही, तो फिर कैसे चलेगा? तो उसी की जानकारी इन्होंने दी है। इसलिए हमारी डिमांड है कि बाहर की महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, आज की जरूरतों को देखते हुए हमें ज्यादा फिटमेंट फैक्टर चाहिए, डेट इज 2.87 या फिर 2.57। इस वजह से डिमांड करी जा रही है। पेट्रोल प्राइसेस हैव डबल्ड इन 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों में जो पेट्रोल के दाम है वो भी हाइक हुए हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। रेंट हैव इंक्रीज 2 से 3 टाइम। जी हाँ दोस्तों, जो रेंट है, जो किराया है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 2 से 3 बार। तो दोस्तों इन सब प्राइस को देखते हुए, जो अभी की जरूरतों को देखते हुए, हमारा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलना चाहिए, 2.87 के आसपास। तभी ये डिमांड करी जा रही है संगठनों से। तो दोस्तों बिल्कुल वाजिब डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है, ऐसा ही होना चाहिए। जरूरतों के हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से, बाहर की महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं इन चीजों को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।